इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं FR नवंबर 2020 उसके सॉल्यूशंस। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो लेट्स से पहले देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट ए। इसमें देखो आपको मेंशन किया है नेस्ट लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स दैट वेस्ट इमीडिएटली टू एम्प्लॉइज ऑन 1 अप्रैल 2017। इट मीन्स आपको कंपनी की है नेस्ट लिमिटेड, उसने इशू किए हैं तो 10,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स, जिसको हम सैर कहते हैं। तो दीज वेस्ट और ये वेस्ट हो रहे हैं इमीडिएटली, वेस्टिंग ऑन 1 अप्रैल 2017. The share will be settled in cash using an option pricing model at that date. It is estimated that the fair value share is ₹100. तो इस शेयर की इस डेट को आपको फेयर वैल्यू दी है। तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, तो एज इन दिस डेट इट इज ₹100 and share can be exercised anytime until 31st March 2020. तो आप किसी भी टाइम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं अप टू 31st मार्च 2020। तो वो 17 से स्टार्ट होकर तो फर्स्ट ईयर आएगा आपका 31st मार्च 2018 यानी कि 19। So it is expected that out of total employees, 94% at the end of period on 31st March 2018 and 91% at the end of next year will exercise the option. तो कितने एम्प्लॉइज़ हैं जो एक्सरसाइज करेंगे? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉई ये है 94%। नेक्स्ट ईयर आपको ये हो जाएंगे 91% की एक्सपेक्टेशन है। फाइनली व्हेन दीज वर वेस्टेड दैट इज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ओनली 85% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज एक्सरसाइज ऑप्शन। तो सभी एम्प्लॉइज़ में से 85% ने ऑप्शन अपनी एक्सरसाइज की है। अब फेयर वैल्यू आपको दे रखी है शेयर की डिफरेंट डेट्स को। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एज ऑन सो दीज डेट्स जैसे 132 यानी कि 139 यानी कि 141। तो आपको क्या पास करनी है जर्नल एंट्री से कुछ होगा इफेक्ट होगा अब ट्रांजेक्शन में। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो उसमें हमें कैलकुलेट करना होता है शेयर जो हम कैश में पे करते हैं उसकी हमने हर साल प्रोविजन क्रिएट करनी है लाइबिलिटी। तो लेट अस सी व्हाट इज अवर लाइबिलिटी फॉर शेयर। फर्स्ट अप्रैल 2017 जिसको हम जीरो टाइम पीरियड कहते हैं, तो इस टाइम तो इमीडिएटली ये वेस्ट हो गए हैं, तो इट मीन 100% की लाइबिलिटी अराइव हो जाएगी। तो 10,000 शेयर हैं आपकी इंटू 100 रुपीज़, तो उसकी जो वैल्यू आएगी जिसमें ये ₹10 lakhs। अब देखो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा। अभी 10,000 हमारे शेयर हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन है ओनली 94% जो है वो एक्सरसाइज होगी। तो आपको लेना है 94% और इसकी फेयर वैल्यू है 132। तो ये आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी शेयर के एज ऑन 31st मार्च 2018। तो जिसे ये 94% 9400 इंटू 132 जिसे कि 12,40,800। इसको हम कहते हैं कुमुलेटिव वैल्यू, जिसे कि कुमुलेटिव। इसमें से लेस कर दो फिर जितना प्रोविजन आपने पिछले साल बनाया था लेस, तो प्रीवियस ईयर और प्रीवियस लाइबिलिटी फॉर शेयर। जैसे इस केस में हम 1 अप्रैल को इतना प्रोविजन क्रिएट करेंगे 10 लाख का। अब आपने करना है 12,40,800, तो 10 लाख उसमें से माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा आपका एडिशनल। तो एडिशनल जो लाइबिलिटी है आपकी शेयर की जिसे 240,800।
तो इसी तरीके से देखते हैं 31 मार्च 2019 में 10,000 में से 91% अब एक्सरसाइज होंगे और फेयर वैल्यू है 139। सो टोटल वैल्यू इज 9100 इंटू 139, दिस इज 1264 900। इसमें से लेस करके प्रीवियस कुमुलेटिव 1240 आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। सो डिफरेंस इज अवर 24,100। फिर आता है लास्ट ईयर में, अब आपके रह गए 85%। तो 10,000 इंटू 85% इंटू 141, तो दिस अमाउंट इज 8500 इंटू 141, 1198, तो 500। अब ये आपके रिड्यूस हो गया है, तो उसको कंपेयर करो 1264 900 से। तो अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा प्रोविजन, क्योंकि आपने ऑलरेडी ज़्यादा क्रिएट कर रखा है। जैसे कि 66,400 इज अवर रिवर्सल, इसको आप कर दीजिए नेगेटिव में। अब आपने इसकी जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ नेस्ट लिमिटेड। तो लेट अस सी, नाउ वी आर पासिंग जर्नल एंट्रीज। इन बुक्स ऑफ नेस्ट लिमिटेड सो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी 1 अप्रैल 2017, जिसे कहा गया एम्प्लॉई एक्सपेंस, या हम ये भी कह सकते हैं एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड। कॉस्ट भी लिख सकते हैं आप, एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। अकाउंट डेबिटेड, तो फर्स्ट ईयर में आपका टोटल एक्सपेंस है आपका 10 लाख, और इसकी लाइबिलिटी बनानी है आपको। उस लाइबिलिटी का नाम है टू शेयर बेस्ड पेमेंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सैर, शेयर एप्लीकेशन राइट, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। ये आपने प्रोविजन क्रिएट कर दिया है 10 लाख रुपीज। फिर आप देखिए 31 मार्च 2018 में अब इतना अमाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इसका और प्रोविजन बन जाएगा। तो ये, और ये जो सेम एंट्री आ जाएगी आपकी एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, अकाउंट डेबिटेड, जिसे जो 2,40,800, उसको मैं शॉर्ट में ले लेता हूँ शेयर बेस्ड पेमेंट SBP, एंड दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ सैर लाइबिलिटी अकाउंट। So this is 2408, इसको कहते हैं दिस इज रीमेजरमेंट। ये जो लाइबिलिटी थी उसको आपने रीमेजर कर दिया है, तो उसके कारण में एडिशनल लॉस हो रहा है। तो जितना प्रोविजन बनाया है आपने इस साल में वो सारा आपका P&L में चार्ज हो जाएगा। उसकी एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट। सो टोटल है हमारा 12,40,800। फिर नेक्स्ट ईयर आपको बनाने हैं 31 मार्च 2019। अगेन सेम एम्प्लॉई बेनिफिट आपका इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, तो अकाउंट डेबिटेड बाय दिस मच अमाउंट टू शेयर बेस्ड पेमेंट सैर लाइबिलिटी अकाउंट।
तो इट इज बाई 24,100 और ये भी पी एंगल में चार्ज हो जाएगा आपका पी एंगल टू एम्प्लाई बेनिफिट एक्सपेंस। So this is 24,100. नेक्स्ट आता है आपका लास्ट ईयर 2020 देन वी हैव 31 मार्च 2020। अब इस डेट में देखेंगे अब हमें रिवर्स करना है प्रोविजन, तो आपको रिवर्स एंट्री करनी है शेयर बेस्ड पेमेंट, जैसे कि शेयर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड, जैसे कि 66,400 टू एम्प्लॉय बेनिफिट। इसको आप डायरेक्टली पी एंगल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पी एंगल अकाउंट। तो इसको आप नरेशन में मेंशन कर सकते हैं रिवर्सल ऑफ सो एक्सेस शेयर बेस्ड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, उसका आपने रिवर्सल कर दिया। तो अब आपने ये वेस्ट हो गए हैं, पेमेंट करनी है कैश में, तो टोटल जो अमाउंट आपने कैलकुलेट किया था उसकी पेमेंट कर देते हैं। एंट्री बन जाएगी शेयर बेस्ड पेमेंट शेयर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट कर सकते हैं और बैंक। बीइंग शेयर लाइबिलिटी पेड, तो देखो सबसे लास्ट ईयर में हमारा जो अमाउंट आ रहा था जिस बार ओवर 11,98,500, इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो नेक्स्ट लेके से क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट, इसमें ये को आपको मेंशन किया है पेरेंट लिमिटेड prepares a consolidated financial statements of the group on 31st March every year. During the year ending 31st March 2020, the following events affected the tax position of the group. तो फर्स्ट पोजीशन है देखो एस लिमिटेड का होली ओन सब्सिडी ऑफ पेरेंट लिमिटेड इनकल के लॉस ऑफ 20 लाख विच इज एडजस्टेबल फ्रॉम फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉर टैक्स पर्पज। तो सब्सिडी को लॉस हो रहा है जो फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा, टैक्स में सेट ऑफ हो जाएगा। But S Limited is unable to utilize this loss against previous tax liabilities. Income tax act does not allow S Limited to transfer the tax loss to अदर ग्रुप कंपनी। पर जो सब्सिडरी का लॉस है वो पेरेंट कंपनी अपने उसमें सेटअप नहीं कर सकती है, जिसे नॉट अलाउड। बट हाउएवर इट अलाउड एस लिमिटेड को कैरी फॉरवर्ड। एस लिमिटेड जो है सब्सिडरी वो अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं यूटिलाइज इट अगेंस्ट फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट। तो इसमें एस लिमिटेड जब अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगी फ्यूचर में तो उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स ऐसे क्रिएट हो सकते हैं एस की बुक्स में। डायरेक्टर्स ऑफ पेरेंट लिमिटेड एस्टिमेट दैट एस लिमिटेड विल नॉट मेक एनी टैक्सेबल प्रॉफिट इन द फोर्सेबल फ्यूचर। बट डायरेक्टर जो पेरेंट कंपनी है होल्डिंग कंपनी, तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि एस लिमिटेड विल नॉट मेक एनी टैक्सेबल प्रॉफिट इन द फोर्सेबल फ्यूचर। तो अब आपको ये बताना है क्या हमने होल्डिंग कंपनी के बुक्स में भी इसका कोई डेफर्ड टैक्स ऐसे क्रिएट करना है आपने। तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। तो लेके सी इसका देखो क्या है, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया आंसर इसका। तो हम कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो फर्स्ट केस में टैक्स लॉस क्रिएट्स ए पोटेंशियल डेफर्ड टैक्स एसेट सिंस इट्स कैरिंग वैल्यू इज नील एंड इट्स टैक्स बेस इज 20 लाख। तो नॉर्मली जब भी लॉस होता है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो उसमें हमारी जो टैक्स की बेस को अवेलेबल होती है अकाउंट्स में, उसकी कोई बेस नहीं है। तो इट मीन्स को डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होना चाहिए। बट इन दिस केस नो डेफर्ड टैक्स एसेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज नो टैक्सेबल प्रॉफिट्स आर फोर्सेबल इन फ्यूचर। पर डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट नहीं होगा किसकी बुक्स में, इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट में, क्योंकि पेरेंट कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में कोई भी टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये सिंपल सा आंसर है इसका। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 पेरेंट लिमिटेड बोरोड ₹50 लाख
द कोस्ट इनकर्ड बाय पेरेंट लिमिटेड फॉर अरेंजिंग अ बोरोइंग वाज 1 लाख ऑन द सेट डेट एंड दिस एक्सपेंडिचर क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 1920। तो इसमें पेरेंट कंपनी ने एक लोन लिया है और इसके लिए कुछ हमारे एक्सपेंसिव हो गए 1 लाख के, जो हमें इनकम टैक्स में डिडक्ट हो जाएंगे। Loan was given for 3-year period. As per agreement, no principal or interest was payable on the loan during the tenure of loan. लोन का पीरियड है 3 साल का और 3 साल में आपने कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है, बट अमाउंट इज रीपेबल ऑन 31 मार्च 2022 बाय वे ऑफ बुलेट पेमेंट। तो लमसम में पे करना है आपने 65,21,900। इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है आपका। एज पर पेरेंट लिमिटेड दिस इक्वेट्स टू एन इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो इसका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 10%। एज पर इनकम टैक्स एक्ट फर्दर एक्सपेंस ऑफ 15,21,900 विल बी क्लेमेबल फ्रॉम टैक्सेबल इनकम टिल द लोन इज रीपेड। इनकम टैक्स में जितना आप एक्सेस अमाउंट पे करोगे 65,21,900 माइनस जो आपने 50 लाख का लोन लिया है वो भी हमारा एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा, बट होगा वो 31 मार्च 2022 में। टैक्स रेट आपको दिया है 20%। एक्सप्लेन एंड शो हाउ ईच ऑफ दीज इवेंट्स वुड अफेक्ट द डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ पेरेंट कंपनी and you are also required to examine whether the effective rate of interest arrived at by parent company for the loan of 50 lakh in accordance with applicable Ind AS और not। अपनी दो चीज़ें बतानी है। तो इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट कैसे बनेगा और जो लोन का इफेक्टिव इंटरेस्ट लिया है आपको 10% का, तो क्या वो हमारा करेक्ट है एज पर Ind AS। तो देखते हैं इसका आंसर। सेकंड पोर्शन, जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो उसकी हम रिकॉग्नाइज करते हैं फेयर वैल्यू अपनी बुक्स में एज पर Ind AS 109। तो वो आप देखिए, फेयर वैल्यू लोन एज ऑन 1 अप्रैल 2019 है जो प्राइजिंग वैल्यू फ्यूचर कैश आउटफ्लो एट द रेट ऑफ 10%। और देखो कितना आउटफ्लो है आपका 65,21,900 आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये हमने लिया है पीवी फैक्टर, प्राइजिंग वैल्यू फैक्टर एट 10% फॉर 3rd ईयर 0.751315। इसकी टोटल वैल्यू आ रही है 49 लाख। अब देखो जब आपने लोन लिया है 50 लाख का, 1 लाख हमारा एक्सपेंस हो गया है, तो बुक्स में कितनी वैल्यू बनती है, बुक वैल्यू लोन एज ऑन दिस वो बनती है हमारी बुक्स में 50 लाख का लोन लेंगे और 1 लाख का एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो नेट अमाउंट हमें मिल रहा है 49 लाख। तो और प्रेजेंट वैल्यू भी 49 लाख है। कुछ मीन्स बोथ आर सेम, देयरफॉर द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% इज इन कंप्लायंस विद Ind AS 109। तो इसका मतलब है जो क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10%, वो हमारा ठीक है, प्रॉपर है, उसकी में कोई डाउट नहीं है। अब देखें डेफर्ड टैक्स ऐसे कैसे क्रिएट होगा आपको। आपने देखना है 31 मार्च 2020 में अब कितनी फेयर वैल्यू होगी और कितनी बुक वैल्यू है लोन की। कैरिंग वैल्यू ऑफ लोन इन बुक्स एट 31 मार्च 2020 एज पर Ind AS 109 जिस इज इक्वल टू, आपने देखो शुरू में फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज किया है 49 लाख और उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, दिस इज इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट ऑफ 10%, जो आपका इफेक्टिव रेट है। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 53,90,000। पर जो टैक्स के हिसाब से आपको लोन का अमाउंट है वो रहेगा 50 लाख ही हमारा टैक्स बेस ऑफ है लोन। तो उसमें जो डिफरेंस है जिसे डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस 3,90,000। तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा राइट ऑफ हो जाएगा बुक्स में फ्यूचर में। तो इसका मतलब है इसके ऊपर आपको मिलेगी टैक्स सेविंग, जिसको हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट टू बी क्रेडिटेड। तो आपने डेफर्ड टैक्स बनानी है 390 के ऊपर 20%, 78,000। तो मीन सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो दिस वाज अबाउट अवर सेकंड बी पार्ट। तो नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। क्वेश्चन 6 से सी पार्ट में आपको मेंशन किया है। So Royal Limited is a company which has a net worth of rupees 200 crores engaged in the manufacturing of rubber products। उसकी नेटवर्क है 200 करोड़ एंड इट इज इन बिजनेस ऑफ रबर प्रोडक्ट्स। सेल ऑफ द कंपनी आर बैडली अफेक्टेड ड्यू टू पैंडेमिक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो 1920 का जो ईयर है उसमें पैंडेमिक के कारण सेल्स हमारी रिड्यूस हो गई हैं, बट डिटेल्स ऑफ द फ्लोइंग फाइनेंशियल ईयर्स आ रहा है जो फॉलो जो, पर आपको पिछले 3 सालों का रखा गया है और करंट ईयर का। तो आपको करंट ईयर एंड हो रहा है आपका 2020 में। उसका नेट प्रॉफिट है 3, सेल्स है आपकी 850। और इससे पिछले 3 सालों में
नेट प्रॉफिट दिया है आपको 19, 18, 17 में 8.5, 4 एंड 3, और सेल्स है आपकी 950, 900 एंड 800। तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड टिल 31st March 2020, various commercial activities were undertaken with considerable concession or discount along the related affected areas। तो कंपनी ने कुछ डिस्काउंट पर एक्टिविटी की है पेंडेमिक पीरियड में। The management intends to highlight the expenditure incurred on such activity as expenditure incurred on activities undertaken to discharge corporate social responsibility। तो मैनेजमेंट कहती है कि ये जो एक्सपेंडिचर हमने किया है, कंसेशन या डिस्काउंट लिया है, ये हमारा CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा while publishing its financial statement for the year 1920। तो you are requested to advise CFO of Royal Limited on the below points along with reasons for your advice। तो आपने डिटर्मिन करना है whether company has an obligation to form CSR committee since applicability criteria is not satisfied in current financial year। वो कह रहे हैं कि करंट ईयर में क्योंकि हमारी नेटवर्क भी 200 करोड़ है, टर्नओवर भी 850 करोड़ है, प्रॉफिट हमारा 3 करोड़ है, तो हमें CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक को आपने ये बताना है। पर हम करंट ईयर नहीं देखते, हम देखते हैं प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग ईयर, उसमें देखते हैं ये तीनों चीज़ें, कॉपी देखते हैं। सेकंड इन्होंने पूछा है अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग पेंडेमिक पीरियड इज टू बी ट्रीटेड। अब जो पेंडेमिक पीरियड में अपने कंसेशन या डिस्काउंट लिया, एक्सपेंडिचर किया है, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज CSR इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द कंपनी। तो लेके सी वन बाय वन, तो ये मैंने आंसर इनका मेंशन किया है। यह है CSR से रिलेटेड क्वेश्चन। रॉयल लिमिटेड की बुक्स हैं फॉर द ईयर 2019-20। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या है कि आपको CSR कमेटी बनानी है कि नहीं। हमारा रूल है एक्ट सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट ₹500 करोड़ और टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट ₹1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट ₹5 करोड़। तीनों से कोई भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है देन ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो मेन रिक्वायरमेंट क्या है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देन कंपनी हैज़ टू क्रिएट ए CSR कमेटी। इस क्वेश्चन में देखो प्रीसीडिंग ईयर है हमारा 2019 का जो एंड हो रहा है, उसमें देखोगे अब नेट प्रॉफिट 8.5 करोड़ है, विच इज मोर देन 5। तो इनका गिवन केस है नेट प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 5 करोड़ ऑफ ₹8.5 करोड़। सो ये है इन अवर प्रीसीडिंग ईयर, preceding the financial year। So hence company should have to form a CSR committee। तो इसलिए कंपनी को CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसे कि कंपलसरी। तो फर्स्ट आंसर वो कह रहे थे कि हमें नहीं बनानी है, बट हमारा आंसर है कि वी हैव टू क्रिएट ए CSR कमेटी। सेकंड में कह रहे हैं कि जो कंसेशन दिया है पेंडेमिक पीरियड में वो हमारा CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो उसका रूल क्या है, सेकंड सेक्शन 135 CSR एक्सपेंडिचर शुड बी एज पर शेड्यूल नंबर 7 जो मेंशन किया है कंपनीज एक्ट में। एंड एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट CSR एक्सपेंडिचर। तो कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में कर रहे हैं तो वो CSR एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग के बेस रूल के बेस पर एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग पेंडेमिक पीरियड एट डिस्काउंट और कंसेशन। तो जो आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं डिस्काउंट या कंसेशन में आर एक्टिविटीज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये हमारी बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ मानी जाएंगी। तो इट इज़ नॉट CSR एक्सपेंडिचर नहीं है, हैंस अकाउंटिंग व्यू इज नॉट करेक्ट। तो ये इसका आंसर है कि ये भी CSR एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। तो नेक्स्ट लेटर से है वो नंबर डी पार्ट, इसमें दो ऑप्शन दिए हैं वन बाय वन लेटर सी। तो लेटर सी क्वेश्चन 6 डी पार्ट है, इसमें आपको मेंशन किया है। So entity K is owned by 3 institutional investors हैं M Limited, N Limited and C holding 40%, 40%, 20% equity interest respectively। तो देखो मैंने मेंशन किया है क्वेश्चन, एक एंटिटी K है तो इसमें M, N और C उनका इंटरेस्ट है 40%, 40%, 20%। से a contractual arrangement between M and N gives them joint control over the relevant activities of entity K। और M और N ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके बेस पर इनको मिल रहा है ज्वाइंट कंट्रोल ओवर एंटिटी K। एंड इट इज डिटर्मिन दैट एंटिटी K इज ज्वाइंट ऑपरेशन एंड नॉट ए ज्वाइंट वेंचर। तो एंटिटी जो K है वो ज्वाइंट ऑपरेशन है, ज्वाइंट वेंचर नहीं है। C इज नॉट ए पार्टी टू द अरेंजमेंट। तो एक जो C है जिसके पास 20% शेयर है, C इज नॉट पार्टी टू ज्वाइंट कंट्रोल।
So between M and N, however, like M and N, C also has right to, पर C का भी proportionate right है in assets, obligations for the liabilities relating to joint operation in proportion of equity interest in entity के. It means इन तीनों का जो है right है to assets, liabilities in proportion of equity interest. तो तीनों का proportionate right है joint operation में. तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वुड द मैनर ऑफ अकाउंटिंग टू बी फॉलोड बाय एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड ऑन द वन हैंड एंड सी लिमिटेड ऑन द अदर इन रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन एंटिटी के शैल बी सेम और डिफरेंट. तो यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द लाइट और रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ रेलिवेंट स्टैंडर्ड. आपने ये बताना है कि अब ये जो काउंटिंग करेंगे अपनी बुक्स में एम एन और जो सी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो देखते हैं पहले क्या रूल है. This is covered by Ind AS 111. So it states that a joint operator or a party that participates in joint operation but does not have joint control, so shall recognize its share in assets or liability held jointly. तो इट मीन्स कि कोई भी पार्टी है जो पार्टिसिपेट करती है ज्वाइंट ऑपरेशन में, क्या उसका कंट्रोल नहीं भी है तो भी उसको रिकॉग्नाइज करना है अपना शेयर, इट्स शेयर. तो जितना भी इसका शेयर बन गया है एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में, रेवेन्यू में, एक्सपेंसिव में, विच आर हेल्ड ज्वाइंटली. तो इन द गिवन केस ऑल द थ्री इन्वेस्टर्स एम एंड सी शेयर इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशन प्रोपोर्शनेटली. तो उन्होंने लिखा ही है क्वेश्चन में कि तीनों के तीनों प्रोपोर्शनेटली शेयर कर रहे हैं ज्वाइंट एसेट्स में और लाइबिलिटीज़ में. इट मीन्स एम एंड एन है उनका है ज्वाइंट कंट्रोल और सी का कोई ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है, पर वो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इट मीन आंसर क्या होगा. So they shall recognize their share in entity K in their separate financial statement and consolidated financial statement. उसमें जब ज्वाइंट कंट्रोल है उन्होंने तो शो करना ही करना है अपना, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना सी उसको भी शो करना है एज पर इन AS 111. तो वो रिकॉग्नाइज करेगा अपना शेयर एसेट्स में और लाइबिलिटीज़ में. इट मीन्स तीनों ने शो करना है. तो हम कह सकते हैं दस मैनर ऑफ अकाउंटिंग जो है टू बी फॉलोड बाय एम एंड सी शैल बी सेम. तो तीनों की अकाउंटिंग सेम मानी जाएगी क्योंकि तीनों अपना अपना शेयर शो करेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ये था हमारा ऑप्शन 1 क्वेश्चन 6 से डी पार्ट में. इसमें एक और ऑप्शन भी दिया है तो वो भी देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट भी है वो क्वेश्चन 6 का जो डी पार्ट है उसका ऑप्शन नंबर 2. इसमें देखो मेंशन किया है एन एंटिटी नेगोशिएट्स विद मेजर एयरलाइंस टू परचेज टिकट्स एट रिड्यूस्ड रेट्स कंपेयर विद द प्राइस ऑफ टिकट सोल्ड डायरेक्टली बाय द एयरलाइंस टू द पब्लिक. इसमें एक एंटिटी जो है एयरलाइन से टिकट परचेज कर रही है लो प्राइस के ऊपर. एंटिटी एग्रीज टू बाय ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टिकट्स एंड विल पे फॉर दोज टिकट्स इवन इफ इट इज नॉट एबल टू रीसेल देम. और उसके लिए वो फुल प्राइस पे कर रही है तो इवन इफ उसकी टिकट सेल नहीं भी हो रही हैं. द रिड्यूस्ड रेट पेड बाय एंटिटी फॉर ईच टिकट परचेज इन नेगोशिएटेड एंड एग्रीड इन एडवांस एंटिटी डिटरमिन द प्राइस एट विच द एयरलाइन टिकट्स विल बी सोल्ड टू कस्टमर. फिर उसको किसी भी प्राइस पर एंटिटी अपने कस्टमर को सेल कर सकती है. एंटिटी सेल्स द टिकट्स एंड कलेक्ट्स द कंसिडरेशन फ्रॉम कस्टमर व्हेन द टिकट्स आर सोल्ड, देयरफॉर देयर इज नो क्रेडिट रिस्क टू द एंटिटी. और इसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, अपना टिकट सेल करती है और मनी रिसीव होती है. एंटिटी आल्सो असिस्ट द कस्टमर इन रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एयरलाइंस. कोई भी कंप्लेंट होगी वो भी सोल्व करती है एंटिटी. But however, each airline is responsible for fulfilling obligation associated with the ticket. पर एयरलाइन को अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है, मीन्स उसको जो है फ़्लाइट प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, इंक्लूडिंग रेमेडीज़ फॉर ए कस्टमर फॉर डिससेटिस्फैक्शन विद सर्विस. तो आपको डिटरमिन करना है वैगर एंटिटी जो है ये प्रिंसिपल है. एंटिटी मीन्स इसमें ये जो एक एजेंट एंटिटी नेगोशिएट कर रही है एयरलाइन के साथ, क्या वो प्रिंसिपल है या एजेंट है, with suitable explanation in light with provisions given in the relevant standard. ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल या एजेंट का ये इन AS 115 में कवर होता है. तो लेट्स सी इसका आंसर. इन दिस केस एंटिटी प्रॉमिस टू प्रोवाइड कस्टमर विद ए टिकट which provides a right to fly on a flight provided by airline. तो एंटिटी ने टिकट सेल करनी है कस्टमर को, उसके बेस पे कस्टमर को राइट मिलेगा फ्लाई करने का ऑन फ्लाइट जो है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय एयरलाइन. द एंटिटी हैज इन्वेंट्री रिस्क फॉर टिकट्स परचेज. अब टिकट उसने पहले ही परचेज कर ली हैं, ठीक है, तो उसका मतलब उसका इन्वेंट्री रिस्क हो गया है. देखिए सेल नहीं होगी तो उसका रिस्क उसको बियर करना पड़ेगा.
बाकी का एंटिटी कैन सेट द सेल प्राइस, और उसका प्राइस भी फिक्स कर सकती है एंटिटी कुछ भी कस्टमर के लिए। हैंस एंटिटी कंट्रोल्स द टिकट्स बिफोर इट इज सोल्ड टू कस्टमर। इसका मतलब है टिकट के ऊपर कंट्रोल है एंटिटी का इसको सेल करने से पहले। तो इसको हम कहते हैं कि जो एंटिटी है, एंटिटी की प्रिंसिपल, वो एजेंट नहीं है। तो हैंस एंटिटी इज प्रिंसिपल एंड शैल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर ग्रोस अमाउंट ऑफ टिकट। तो फिर आपका रेवेन्यू क्या माना जाएगा, जितना जिस प्राइस पर आप टिकट सेल कर रहे हैं वो फुल प्राइस हमारा रेवेन्यू माना जाएगा। ये हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हमारी जो डिफरेंट क्वेश्चन की डिफरेंट वीडियोस हैं, तो पेपर इजी था, सारा सिलेबस में से आया था, तो आप चेक कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।